2022 के शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सभी पार्टियों की नज़र इस राज्य पर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से तय होता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और यहीं से तय होता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार लौट सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिनको हमने 4 रीजन में बांटा गया है। पूर्वांचल रीजन जिनमें 130 सीट हैं, बुंदेलखंड रीजन जिसमें 19 सीटें हैं, अवध रीजन जिसमें 118 सीटें हैं और अवध रीजन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आती है। पश्चिमी रीजन जिनमें 136 सीटें हैं। अब इन चारों रीजन के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वांचल रीजन के बारे में। किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। एबीपी कोवोटर के अनुसार पूर्वांचल रीजन में बीजेपी सरकार को 40% वोट मिल सकता है और जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को 34% वोट मिल सकता है और मायावती की पार्टी को 70% वोट मिल सकता है और यहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 6% वोट मिल सकता है। और हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पूर्वांचल रीजन में बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और अखिलेश यादव की पार्टी को 34% वोट मिल रहे हैं। तो 40% और 34% में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि छोटी छोटी पार्टियों ने अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन दे दिया तो बीजेपी के हाथ से पूर्वांचल रीजन निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में बात करेंगे हम बुंदेलखंड रीजन के बारे में। 2017 के चुनाव में बीजेपी सरकार ने 19 की 19 सीटें कब्जे में कर ली थी, तो वहां से तो कुछ सीटें हो सकता है कि बीजेपी हार जाए। 19 में से कम 17 सीटें बीजेपी के हाथ में आ जाएंगी। अब बुंदेलखंड रीजन में बीजेपी सरकार को 42% वोट मिल सकते हैं और यहीं अखिलेश यादव की पार्टी को 31% वोट मिल सकते हैं और मायावती को 13% और कांग्रेस पार्टी को 9% और अन्य को 5% वोट मिल सकते हैं। तीसरे स्टेप में बात करेंगे अवध रीजन के बारे में। अवध रीजन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आती है और आपको पता है कि लखनऊ से सभी पार्टियों की राजनीति शुरू होती है। अवध रीजन में बीजेपी सरकार को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को 34% वोट मिल सकते हैं और मायावती को 13% वोट मिल सकते हैं और बाकी के कांग्रेस पार्टी और अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे पश्चिमी रीजन के बारे में, जिसमें 136 सीटें आती हैं। बीजेपी सरकार को पश्चिमी रीजन में 38% वोट मिल सकता है, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को 35% वोट मिल सकता है और मायावती को 16% वोट मिल सकता है और कांग्रेस को 7% वोट मिल सकता है और बाकी की अन्य को 4% वोट मिल सकता है। इन चारों रीजन का सर्वे करने के बाद पता चलता है कि बीजेपी सरकार दोबारा से सत्ता में लौट सकती है, लेकिन इस सर्वे के बाद पूर्णतः ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः बीजेपी सरकार सत्ता में लौट सकती है जब तक कि पूरा चुनाव ना हो जाए। जब केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव की पार्टी टक्कर दे रही है। यदि छोटी छोटी पार्टियों ने अखिलेश यादव की पार्टी को पूर्ण समर्थन दे दिया तो हो सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी सत्ता में लौट पाए, लेकिन अभी ऐसा कहना संभव नहीं है। इस सर्वे के अनुसार मोटे तौर पर दोनों पार्टियों का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जो सरकार से नाराज हैं और जो बदलाव चाहते हैं, तो आपको बता दूं 46% ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं, 29% ऐसे लोग हैं जो सरकार को नहीं बदलना चाहते हैं और 25% ऐसे लोग हैं उन्हें सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, बदल जाए तो ठीक और ना बदले तो ठीक, वो अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार सत्ता में दोबारा लौट सकती है, तो इसका 60% आंसर कहा जा सकता है यस। और इस समय दो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि योगी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से उस तस्वीर को खुद शेयर किया है और अपोजिट पार्टियां उस तस्वीर को लेकर तंज कस रही हैं। तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है और इस तस्वीर को आखिर क्यों शेयर किया गया है। दो तस्वीरें सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीरों को देखने से अंदाजा लगता है
कि सीएम 2022 के यूपी चुनाव के लिए नहीं, शायद 24 और 29 के लिए भी हैं। कह रहे हैं हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। मैंने कहा है योगी जी को, योगी जी एक तेज तर्रार बैट्समैन की तरह, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उस तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते जाइए। और आपने देखा होगा कि मोदी जी कंधे पर हाथ रखे थे योगी जी को, वो ट्वीट गया तो लोगों ने कहा क्या कह रहे थे कान में, कुछ कह नहीं रहे थे, कह रहे थे योगी जी धड़ बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, और भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय होकर गई। तस्वीर से बिल्कुल साफ होता है कि बीजेपी सरकार के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। और यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने मोदी के चेहरे पर वोट डाले थे, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास कोई निश्चित चेहरा नहीं था और उस समय मोदी जी की सुनामी आई हुई थी और उस सुनामी में सारे लोग बह गए और उस समय बीजेपी सरकार एक तरफ और सारी पार्टियां एक तरफ, यहाँ तक कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन भी काम नहीं आया। और आपको बता दूं, योगी जी को प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन है। यहाँ पर बीजेपी की सांसद अपराजिता का कहना है कि इस को देख के पता चलता है कि दोबारा से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लौटेगी और पूर्ण बहुमत से लौटेगी और 300 से ज्यादा सीटें पार करेगी। और यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का कहना है कि इन तस्वीरों को बड़े तरीके से खिंचवाई गई हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब खिंचवाई जाती हैं जब पार्टी में मतभेद होता है, क्योंकि इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इसलिए शेयर किया जाता है ताकि लोगों को दिखा सकें कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ है जिसमें मोदी जी गाड़ी में बैठे थे और योगी जी पैदल चल रहे थे। इस तस्वीर से पता चलता है कि मोदी जी के सामने और नेताओं के लिए योगी जी का कद बड़ा है, क्योंकि अक्सर हमने योगी जी को और चुनावों में रैली करते हुए, कैंपेन करते हुए देखा है। बीच में योगी जी को बहुत अटकलें आई थी, क्योंकि मोदी जी ने अरविंद कुमार शर्मा को दिल्ली से लखनऊ भेजा था और योगी जी ने उनकी बात नहीं मानी और अरविंद कुमार शर्मा से 20 दिन तक मुलाकात नहीं की। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की 6 बातें सुने। पहली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की परंपरा से निकले हुए नेता नहीं है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं। दूसरी यह है कि चूंकि आरएसएस की परंपरा से नहीं निकले, इसलिए आरएसएस का क्या अनुशासन उनके ऊपर पूरी तरीके से लागू नहीं होता, इसलिए अक्सर वो डिफाइंड रहते हैं। तीसरी बात, उन्हें चुनाव जीतकर साबित करना पड़ेगा कि वो बड़े नेता हैं। चौथी बात, उनको साबित करना होगा कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, वो सबको साथ लेकर चल नहीं सकते। पांचवी बात, वो अभी भी पार्टी के अंदर सर्वस्वीकार्य नेता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों से उबर कर ही वो एक राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं। अगर इन परिस्थितियों से नहीं उबर पाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का ये चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल। इस तस्वीर को देखकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि यदि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है तो इन तस्वीरों को बार-बार शेयर क्यों किया जा रहा है। योगी जी का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें योगी जी से प्रश्न पूछा गया था कि 35 साल में अब तक कोई दोबारा सीएम चुनकर नहीं आया, तो क्या आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? आप इसको सुन के देखिए। योगी जी, 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया। मैं से यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। तो कितनी सीटें आएंगी? 312 थी पिछली बार और अखिलेश जी बोल के गए 400। मेरा जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप मुझसे नोट करके रखना, 350 से कम सीट बीजेपी लेके नहीं आने वाली है। आप इसको नोट करना। आप इस बात करते हैं कि भी कौन से मुद्दे हैं जो यूपी इलेक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। पोलराइजेशन, किसान आंदोलन, कोरोना, मोदी जी की छवि, सरकार के काम, लॉ एंड ऑर्डर। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में। आप रिलीजियस, कास्ट और कल्चर के बारे में बात करती है और बीजेपी पार्टी के नेताओं को अक्सर आपने भाषणों में अब्बाजान और हिंदुत्व के बारे में बात करते हुए देखा होगा। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। पोलराइजेशन बढ़ाने के 3 फैक्टर हैं: इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया एंड कास्ट पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर की कमी और हॉस्पिटल में बेडों की कमी और डॉक्टरों की कमी थी। लोगों को यहाँ तक कि बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे थे, कमी थी। अब बात करते हैं हम तीसरे किसान आंदोलन के बारे में। मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले ऐलान किया तो हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, क्योंकि हम ठीक से कृषि कानूनों को किसानों को समझा नहीं पाए ठीक से। लेकिन इस बात से ये तय होता है कि मोदी जी को 1 साल बाद ही क्यों ध्यान में आया चुनाव। लोगों को कहना है कि बीजेपी सरकार की चाल है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो जो लोग किसान आंदोलन को आतंकवादी, खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहकर उनका विरोध कर रहे थे, और मोदी जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इससे एक बात तय है कि सरकार को भारी नुकसान हो सकता है या इससे भारी मुनाफा हो सकता है। यहाँ इसमें 2 राय हैं, क्योंकि मोदी जी से वे लोग गुस्सा हो सकते हैं जो लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहकर। इस कृषि कानून को वापस लेने पर बीजेपी सरकार को फायदा भी हो सकता है कि जो छोटे छोटे किसान थे वे खुश होकर बीजेपी पार्टी को वोट दे दें। अब बात करते हैं हम सरकार के काम की। जब सरकार 2017 में विधानसभा के चुनाव जीत करके सत्ता में आई थी तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्काउट चालू किया था, लेकिन वो कुछ महीने चला और उसके बाद में बंद कर दिया गया। और उसके बाद में 4 साल बाद ये एक बिल लेकर आते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और किसी भी मतलब रोड शो और रैली के बारे में अपने कार्यक्रम में ये बात नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो काम तो करती है, लेकिन उस काम को लंबे समय तक कैसे चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, वो सरकार नहीं चला पाती और उसको वहीं की वहीं रुक जाता है या सरकार उसको भूल जाती है। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि यूपी इलेक्शन को वे कौन से मुद्दे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।